पाकिस्तान की मईशत की अगर आप जायज़ा लें, अगर ज़्यादा पीछे न जाएं, 2022 और 2023 फाइनेंशियल ईयर, इसमें 2022 में मईशत की शरह नमू जो थी बहुत फीसद रही, लेकिन वो अवाम पर बोझ डाल के हासिल की गई। नंबर एक, रिजर्व गिराकर हासिल की गई, महंगाई बढ़ाकर हासिल की गई और रुपए की कदर गिरा कर हासिल की गई। उसके बाद ताकतवर तबकों ने खूब दौलत कमाई, ये रिकॉर्ड पर है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता जी। अब 2023 में आ जाएं, मईशत दिवालिया होने की बात हो रही है, शरह नमू मनफी है और हमारा अफराद दर जो है 36.4% है। लेकिन इसी वक्त हमारे सामने आया कि हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई, तो बैंकों ने 3 महीने में, जो लिस्टेड बैंक्स हैं, वो 46 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। हमारे यहाँ ये समझना होगा कि मईशत तबाह हो या मईशत चल रही हो, दोनों सूरतों में अवाम पर बोझ डाला जाता है, दोनों सूरतों में जो है वो महंगाई बढ़ती है, आम आदमी की जिंदगी तकालीफ बढ़ती है, उनके लिए रोने वाला कोई नहीं है और मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ता है। ये एक मैंने बुनियादी चीज़ आपको बता दी 2022 और 2023 की। अगर आप एक और एंगल से देखें तो इस वक्त खत्ते के जो दूसरे मुल्क हैं उनमें महंगाई है 6 से 9%, हमारे यहाँ 36.4%। लेकिन उन मुल्कों में जहाँ 6 से 9% महंगाई है, वहाँ ग्रोथ रेट जो है मईशत के शरह नमू वो 6% 7% है। हमारा इस साल मनफी है, लेकिन उनकी फीकस आमदनी है मसलन बांग्लादेश की $2400, हमारी $1600। मतलब क्या है कि हमारी महंगाई भी ज्यादा है, शरह नमू भी हमारे सुस्त है, हाँ। और फीकस आमदनी यानी लोगों की कीमत खरीद, अगर आप कोई चीज कम भी कर देते हैं, जब आप 21% डिस्काउंट रेट ले जाएंगे कुछ लोगों को नवाजने के लिए, तो फिर तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2024 में और 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह ऊंची रहेगी और शरह नमू सुस्त रहेगी, अगर यही पॉलिसियां जो हैं अपनाई गई, जो कि नजर आ रही हैं। सर, क्या रिकमेंडेशंस हैं? अभी तो हमें IMF से किस्त तो मिल नहीं रही है। दोस्त ममालिक पहले उन्होंने कहा था कि उनसे रिटर्न लिखवा कर लाएं, वो गारंटी देंगे, उसके बाद आपको किस्त दे दी जाएगी। लेकिन अभी उनकी गारंटी के बावजूद भी IMF इज़ नॉट रेडी कि हमें वो कुछ अलॉट कर दे डॉलर्स। इसके अलावा किस तरह से हम एक तो डॉलर्स को लेके आ सकते हैं मुल्क के अंदर, एंड सेकेंडली किन पॉलिसीज़ की तरफ आप हाईलाइट कर रहे हैं आम आवाम को, ताकि पता चले, क्योंकि सारे बड़े बिजनेसमैन तो इन मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हैं ना, सबके तो बिजनेसेस हैं, सारे स्टेक होल्डर्स तो ऊपर हमारे फैसले लेने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखिए, ये जो आपने बात कही है, इसको अगर मैं सब्सटेंशिएट कर दूं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान में जो मईशत की शरह नमू सुस्त है, पाकिस्तान में जो अवाम कुचले जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो तालीम और सेहत के लिए रकूम कम है, 10 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, लोगों बच्चे कोई हमारे 24 मिलियन जो हैं वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और उनको उनके वालिदैन वापस बुला रहे हैं कि तुम चाइल्ड लेबर करो। वो अपने बच्चों का इलाज मुआवजा नहीं कर सकते, पेट भर के खाना नहीं खिला सकते। अभी जो फिगर आई है कि 116 मुल्कों में भूख में हमारा नंबर 92 है, यानी 91 मुल्क हमसे बेहतर हैं। हालांकि हमारे मुल्क में ज़कात का निज़ाम भी है, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री भी है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जो अशराफिया का गठजोड़ है, मुल्की और बैरूनी अशराफिया का, इसमें शामिल कौन कौन है मैं आपको बता दूं, बड़ा क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ, पाकिस्तान की साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR, पाकिस्तान के अदालतें, पाकिस्तान की शरई अदालतें, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो कार्टल्स भी हैं, माफियाज भी हैं, इन सब का एक गठजोड़ है। फिर एक बैरूनी माफिया है जिसमें अमेरिका शामिल है, अशराफिया, और IMF है, FATF है, इन सब का आपस में गठजोड़ है, ये सब अंदर है। तो ये चीज़ जब कौम की समझ में आ जाएगी कि इस गठजोड़ को तोड़ना है, मीडिया जिम्मेदारी पूरी करके कौम को बता देगा कि भाई ये चीज़ है और ये तोड़नी है। उसके लिए अवाम सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाने के बजाय अवाम इस तरफ आए, तो वरना मैं नहीं समझता कि गठजोड़ तोड़ा जाएगा तो हालात में बेहतरी मुझे तो नज़र नहीं आ रही, खुदा न खास्ता। अच्छा शाहिद साहब, ये तो आपने एक सियासी बसीरत के हवाले से बात की ना, सियासी फैसलों के हवाले से बात की। सर, मुआशी आशारिये हुकूमत को किस तरह लेने चाहिए, इकनॉमिकल मेजर्स अब क्या लेने होंगे हुकूमत को ताकि जो हमारी मईशत है दुरुस्त समत में गामजन हो सके? जी, लेकिन मैं पहले आपसे क्लैरिफाई कर दूं, जितनी मैंने बातें कही हैं ये 100% माशी नुक्ता नज़र से है, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक मईशत से है 100%। अब आप देखिए टैक्स, हम टैक्सों की मद में 6000 अरब रुपया साल कम वसूल कर रहे हैं, और आपका जो बजट आया था उसमें ये कहा गया था कि 3000 अरब रुपया टैक्सों की चोरी हो रही है, हम इसको वसूल करेंगे। वो एक पैसे भी वसूल नहीं किया, उसके बजाय क्या किया,
जीएसटी को 17% से 18% कर दिया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, बिजली गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए। तो ये सियासी नहीं है, ये तो एक खेल चल रहा है पाकिस्तान। तो टैक्सों की अगर निजाम की इस्लाह नहीं होती, जो नहीं करना चाहते, तो ये नहीं होगा। फिर रुपए की कदर की आपने बात की, देखिए 70 अरब डॉलर की आपकी इम्पोर्ट्स है। 28 फरवरी को 2022 को एक डॉलर जो था वो 178 रुपए का था, अब 283 रुपए का है। अगर $1 पे 105 रुपए बढ़ गए तो 70 अरब डॉलर पे कितनी मालियत बढ़ी, फिर उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, उस पर सेल टैक्स बढ़ा, हुकूमत की आमदनी हो गई, इंपोर्टर्स ने दौलत कमा ली। तो ये रुपए की कदर की बात जो है, और रिजर्व्स आपके गिर रहे हैं तो रुपए की कदर जो है वो ऑटोमेटिकली गिरेगी। फिर आप ये देखिए कि वाहिद मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खित्ते में जो बरामदात को में दिलचस्पी नहीं लेता, बल्कि रेमिटेंसेज में लेता है। अगर हमें पता होना चाहिए कि रेमिटेंसेज जो आ रही हैं उससे महंगाई बढ़ती है, और उससे टैक्सों में $1 लाख की जब रेमिटेंस आती है तो उस पर 25 लाख रुपए तक टैक्सों में नुकसान होता है, क्योंकि वो 111(4) के तहत आ रही है। एक ड्राइवर ने $1 लाख यहाँ भेज दिए तो जिसको मिले वो तो टैक्स नहीं दे रहा। तो मैं आपको अगर बताऊं, हैरान होंगे आप कि $100 की अगर जीडीपी है तो भारत में एक्सपोर्ट होता है $21, हमारे यहाँ होता है $9, यानी हमसे वो 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन जब रेमिटेंस होती है तो $100 की जीडीपी है तो भारत में रेमिटेंस आती है 2.8 यानी $3, हमारी आती है $9, यानी हम रेमिटेंस में 3 गुना आगे और बरामदात में 1/3। ये है दूध में पानी मिलाना, पहले छोड़ता है, अब क्या करते हैं, पानी में थोड़ा सा दूध डालना है। जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम रेमिटेंस क्यों बढ़ रही है, बरामदात क्यों हो रही है, टैक्सों की निज़ाम क्यों चल रहा है, हमारे आकर आपको हैरान होंगी कि अब ये पता चला है कि जो इस्लाम ने कहा कि आप ज़कात इस्लाम का फर्ज है, हमने उसमें भी किया कि उसको टैक्सों की छूट दे दी। यानी जो आदमी टैक्स दे रहा है वो तो फर्ज पूरा करे, उसको टैक्सों की छूट दी। जिस ऑर्गेनाइजेशन टैक्स वसूल किए उसने भी टैक्सों में छूट ली, उसने हुकूमत को डोनेशन दे दिए जो इख्तियार नहीं था। तो ज़कात और सदक़ात में मैं जब मगरिब में काम करता था, मुझसे पूछते थे माहिरीन वहाँ के, हमारा डिस्कशन होता था कि भाई आपके मुल्क में ज़कात का ऐसा अज़ीमुश्शान निज़ाम है जो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इस्लामी मुल्कों में तेल दौलत के अलावा छोड़ दें, आपके मुल्क में गुर्बत क्यों है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि हमारे ज़कात के निज़ाम भी घपले हैं,